हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6 स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का, इतिहास का लेसन नंबर 4 क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें। ठीक है, तो जो भी पुरानी किताबें हैं या जो भी पुराने कब्र मिले हैं वो हमें किस चीज़ की इंफॉर्मेशन देते हैं, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे छोटा सा बच्चा है जिसका नाम मैरी है। तो ये बच्चा क्या करता है, घंटी बजती है तो शिक्षक जो है ना अपने छात्र को सबको यहाँ पे आने को कहती है। ठीक है, तो आज कहाँ पे लोग जा रहे हैं, सारे बच्चे आज पहली बार पुस्तकालय जा रहे हैं, मतलब कि लाइब्रेरी में जा रहे हैं। और जो मैरी है उसने देखा कि पुस्तकालय में तो कक्षा से पुस्तकालय जो है ना, मतलब जो लाइब्रेरी है वो उसके क्लास से बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, और वहाँ पे किताबों से भरे कई सारे रैक भी है। आपने देखा होगा ना, लाइब्रेरी में जो शेल्फ होते हैं वो सारे किताबों से भरी होते हैं, है ना। कोने में एक अलमारी थी जहाँ पर मोटी मोटी किताबें रखी हुई थी, है ना। तो मैरी क्या करती है, उस अलमारी को खोलने की कोशिश करती है और शिक्षक देखते हैं कि कोने में एक अलमारी थी जिसमें बहुत सारे मोटी मोटी किताबें रखी हुई थी। तो मैरी ने क्या किया, इस अलमारी को वो खोलने की कोशिश करने लगी। जब शिक्षक ने देखा तो उन्होंने बताया कि अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण किताबें उस अलमारी में रखी हुई है। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी क्या है, संग्रह है। ठीक है, तो ये जो मैरी है वो सोचने लगी कि ये वेद क्या होते हैं। तो चलो इस चैप्टर में हम पता करते हैं कि जो वेद हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है आपका दुनिया के प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में से एक, है ना। बहुत प्राचीन मतलब बहुत पुराना है ये। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने पहले भी वेदों के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। ठीक है, 4 वेद हैं। और सबसे पुराना अगर हम बात करें तो सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। ठीक है, और जिसकी रचना जो हुई थी वो 3500 साल पहले हुई थी। ठीक है, तो ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो उसमें 1000 से भी ज़्यादा क्या लिखी हुई है, प्रार्थनाएं लिखी हुई हैं, जिसको क्या कहा जाता है, सूक्त कहा जाता है। तो सीटेट के एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कि ऋग्वेद में 1000 से भी ज़्यादा क्या है, प्रार्थनाएं हैं, और उस प्रार्थना को क्या कहा जाता है, सूक्त कहा जाता है। ठीक है, और सूक्त का मतलब होता है कि अच्छी तरह से बोला गया, मतलब कि राग की तरह बोला गया, है ना। उसको बहुत ज़्यादा राग की तरह गाया गया है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, सूक्त कहा जाता है। ठीक है, ये इसमें जो है ना विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में ये रचे गए हैं, मतलब कि बहुत सारे देवताओं के बारे में इसमें लिखा गया है। और जो स्पेशली जो 3 देवी देवता जो बहुत महत्वपूर्ण हैं वो हैं अग्नि, इंद्र और सोम। ये तीनों के बारे में ऋग्वेद में बहुत ज़्यादा उल्लेख हुआ है। ठीक है, अग्नि जो होते हैं वो अग्नि के देवता हैं, इंद्र जो हैं वो युद्ध के देवता हैं, और जो सोम है वो एक पौधे का देवता है जिससे पेय पदार्थ बनाए जाते हैं। ठीक है, पीने वाली चीज़ें बनाई जाती हैं। अगर हम वैदिक प्रार्थनाओं की बात करें तो उनकी जो रचनाएं हैं वो किसने की है, ऋषियों ने की है ना। जितनी भी प्रार्थनाएं हम पढ़ते हैं किसने की है, पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उन्होंने ही की है ना। और आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे, है ना। जितने भी आचार्य हुआ करते थे वो विद्यार्थियों को ये सारी चीज़ें याद करवाते थे। ठीक है, जो ऋग्वेद है उसको पढ़ते नहीं थे, उसको बाय हार्ट कंठस्थ याद करवाया जाता था। और अधिकांश जो सूक्तों की रचयिता है ना वो सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही हुआ करते थे। तो जितने भी उसमें प्रार्थनाएं लिखी गई हैं वो
पुरुष ने ही लिखी है, और जो भी उस चीज़ के बारे में नॉलेज देते थे वो भी पुरुष ही हुआ करते थे। ठीक है। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की है। ठीक है। ऋग्वेद की जो भाषा है ना, वो कौन सी भाषा है? तो ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राक संस्कृत या तो वैदिक संस्कृत कहलाती है। ये भी सीटेट के एग्ज़ाम में आता है कि ऋग्वेद की भाषा कौन सी भाषा है। तो ऋग्वेद की जो भाषा है वो प्राक सांस्कृतिक और वैदिक संस्कृतिक कहलाती है। ठीक है। और जो हम लोग स्कूल में संस्कृत पढ़ते हैं ना, वो इस संस्कृत से काफ़ी अलग है। हम काफ़ी हद तक इजी संस्कृत पढ़ते हैं, जबकि पहले के ज़माने में बहुत डिफ़िकल्ट संस्कृत का इस्तेमाल होता था। ठीक है। अब हम देखते हैं संस्कृत के अलावा भी बहुत सारी अन्य भाषाएं भी पहले के टाइम पे थी। ठीक है। तो संस्कृत भाषा जो है ना, उसको भारत और यूरोपीय भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो भाषा है परिवार का हिस्सा है। ठीक है। मतलब भारत में और यूरोप में संस्कृत भाषा का इस्तेमाल होता था। तो भारत की कई भाषाएं हैं, जैसे कि असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं, है ना, जैसे कि फ़ारसी हो गया। अगर यूरोप की हम बात करें तो बहुत सारी भाषाएं हैं यूरोप की भी, जैसे कि अंग्रेजी हो गया, फ्रांसीसी हो गया, जर्मन, यूनानी, इटालवी, स्पेनिश। ये सारी जो लैंग्वेज हैं इसी परिवार से जुड़ी हुई है। कौन सी परिवार? भारत और यूरोपीय परिवार, जिसको क्या कहा जाता है? भारोपीय। ठीक है। क्या कहा जाता है उसको? भारोपीय कहा जाता है। और भारत और यूरोप के मतलब जो भाषा है ना, अप्रॉक्सीमेटली सेम है, मतलब कोई कोई शब्द जो है ना उसमें सेम है, तो इसलिए इसे एक ही भाषा परिवार का माना जाता है। ठीक है। क्योंकि आरंभ में आप देखेंगे तो कई शब्द जो है ना एक जैसे ही आपको नज़र आएंगे। जैसे कि संस्कृत में अगर मात्र कहा जाता है तो हिंदी में माँ कहा जाता है, और इंग्लिश में वही मदर कहा जाता है ना। तो है ना तीनों लैंग्वेज आपस में एक जैसी, इसलिए उसे एक भाषा का परिवार कहा जाता है। ठीक है। क्या तुम्हें इसमें कोई समानता नज़र आ रही है? अगर पहले की बात करें तो बहुत सारे उपमहाद्वीप जो है ना, उसमें दूसरी भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती थी। ठीक है। उदाहरण की अगर हम बात करें तो जो हमारा पूर्वोत्तर प्रदेश है, ठीक है, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मिज़ोरम, मेघालय हो गया, है ना, प्रदेशों में, तो हमारा जो पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत और बर्मा परिवारों की भाषा बोली जाती थी। क्यों? क्योंकि वो सारे चीज़ मतलब जो एरियाज़ है वो नियर बाय एरियाज़ है। जैसे कि अगर आप गुजरात की बात करें तो गुजरात के अगर नीचे देखोगे तो महाराष्ट्र है, और गुजरात के राइट साइड में मध्य प्रदेश है। तो गुजरात के कुछ मध्य प्रदेश वाली एरिया की जो पास वाला बॉर्डर वाला एरिया है ना, उसमें आपको मध्य प्रदेश वाली लैंग्वेज देखने को मिलेगी। और सम नीचे की अगर हम बात करें गुजरात में, तो जहाँ महाराष्ट्र का बॉर्डर लगता है तो उस एरियाज़ में आपको कुछ गुजरातीज ऐसे हैं जो मराठी लैंग्वेज में बोलते हैं, है ना। तो उत्तर जो पूर्वोत्तर प्रदेश है हमारे, वहाँ के लोग बर्मा परिवार की भाषा भी बोलते रहते थे। ठीक है। इसके बाद तमिल की बात करें हम लोग, तेलुगु की बात करें, कन्नड़ की बात करें, मलयालम की बात करें, तो ये सारी द्रविड़ भाषाएं हैं। ठीक है। और इसे द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं कही जाती हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उसे कहा जाता है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से वो जुड़ी हुई है। किससे? ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से ये जुड़ी हुई है। ठीक है। तो ये हमको भाषाओं के बारे में भी नॉलेज देता है। जो पुरानी किताबें हैं वो हमें पहले के ज़माने के में कैसी चीज़ें हुआ करती थी, कौन से भगवान की पूजा की जाती थी, है ना, ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक है इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते होंगे, है ना। क्योंकि अगर उनको ऋग्वेद पढ़ना है तो वो तो वेद है ना, तो वेद को तो बहुत संभाल कर रखा जाता होगा, तो वो लोग वेदों के बारे में अध्ययन कैसे करते होंगे। तो अगर इतिहासकार की हम बात करें और पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही वो अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठा
करते हैं। कौन करते हैं? इतिहासकार। ठीक है, तो वो लोग भी क्या करते हैं? पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और उसे जानने की, पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पर भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। मतलब फिजिकली उनको जो चीज़ें मिलती हैं उनका तो वो उपयोग करते ही हैं। इसके अलावा जो चीज़ें उनको एक किसी पेपर में कुछ लिखा हुआ मिला है तो उस चीज़ को भी वो पढ़ने समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कुछ लिखा है मैंने इस पेज पे, तो उसको क्या करते हैं वो एज अ रिसोर्स, एज अ सोर्स उसको क्या करते हैं वो कैरी करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं कि वो लोग ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते होंगे, है ना। तो ऋग्वेद के कुछ सूक्त जो है ना वो वार्तालाप के रूप में है। मतलब कि ऋग्वेद में कोई कोई प्रार्थनाएं जो हैं ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे वो आपस में क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो विश्वामित्र नामक एक ऋषि थे, आप लोग जानते ही हैं, और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां हैं, व्यास और सतलज। ठीक है, उसे भगवान के रूप में पूजा जाता था, जैसे कि हम लोग गंगा को पूजते हैं। तो उनके बीच में क्या हो रहा है? संवाद हो रहा है। चलिए हम इस पैराग्राफ में देखेंगे, जो दिया हुआ है वहाँ पर। ठीक है, इसको हम बाद में देख लेते हैं। तो ये कुछ भी नहीं है, ऋग्वेद का ही एक पुराना पन्ना मिला हुआ है, पांडुलिपि है। ठीक है, जिसे वृक्ष की छाल पर लिखा गया है और ये कश्मीर में पाई गई है। और इसको 150 साल पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। 150 साल पहले उसको छापने का इस्तेमाल किया गया था। और इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ है। ठीक है, और इस पांडुलिपि को कहाँ रखा गया है? पुणे में रखा गया है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र का एक पुस्तकालय है पुणे में, वहाँ पे उसको स्टोर करके रखा गया है। और इसको देखकर जब पढ़ा गया तो ये मतलब संस्कृत में ही लिखा हुआ है। जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान होंगे, ज्ञानी होंगे, उन्होंने इसका अनुवाद करके दिया गया होगा। और फिर जब इंग्लिश के टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वो आपको मतलब नज़र आएगा कि किस तरीके से लिखा गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जो विश्वामित्र हैं वो नदियों से कैसे बातें कर रहे हैं। तो विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीली घोड़ों की चाल से तुम पहाड़ से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्ति तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे में तुम मिल जाना चाहती हो। तो ऐसा कौन कह रहा है? विश्वामित्र कह रहा है नदियों से। ठीक है, क्योंकि नदियाँ देखोगे आप तो सफ़ेद घोड़ों की तरह होती है, दमकती हुई रहती है, गायों की तरह होती है। तो उस नदी की तुलना किससे की गई है? गाय और घोड़े से की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर नदियाँ क्या बोलती हैं? जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर ही चलते हैं। एक बार निकलने पर हमें कोई भी नहीं रोक सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? तो फिर विश्वामित्र कहते हैं, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। ठीक है, मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से यहाँ पर आया हूँ और कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ। ठीक है, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रिवर फ्लो हो रही है। ठीक है, तो ये जो विश्वामित्र हैं उनको अपने घोड़ा गाड़ी के साथ, ठीक है, रिवर पार करके इस तरफ आना है। तो वो क्या कर रहे हैं? नदियों से बातें कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपकी जो जलधाराएं हैं थोड़ी सी आप उसको शांत कर देंगी और उसको जब हमारी गाड़ियाँ आपके ऊपर चलेंगी तो आप उसको ऊपर नहीं उठाओगी तो हम आसानी से जा पाएंगे। ठीक है, तो जो नदियाँ हैं वो क्या बोलती हैं? हे ऋषि, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, हम आपको सुरक्षित उस पार लेकर जाएंगे। ठीक है, तो जब ये इतिहासकारों ने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर जो नदियाँ बहती हैं, ठीक है,
उन्होंने इसका उल्लेख किससे किया है, कंपैरिजन किससे किया है, घोड़ों और गायों से किया है। मतलब कि उस टाइम पे घोड़े और गाय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ करते होंगे, है ना। चलो आगे देखते हैं। अगर ऋग्वेद की प्रार्थनाओं की बात करें तो उसमें सिंध नदी और सतलज नदी के अलावा सरस्वती नदी के बारे में भी उल्लेख हुआ है, ठीक है। बट गंगा और यमुना नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार ही हुआ है, ठीक है। मतलब गंगा नदी और यमुना नदी उस टाइम पे इतनी फेमस नहीं थी जितनी कि ये सारी नदियाँ थी, ठीक है। कौन सी नदियाँ, व्यास और सतलज, ठीक है। तो मवेशी, घोड़े और रथ जो क्या होते हैं, देखिए, तो ऋग्वेद में ना बहुत मतलब ऐसे बहुत सारे प्रार्थनाएं दी गई हैं। किसके बारे में, मवेशियों को प्राप्त करने के लिए, बच्चों को प्राप्त करने के लिए, खासकर पुत्रों को प्राप्त करने के लिए, और घोड़ों की प्राप्ति के लिए बहुत सारी क्या दी गई हैं, प्रार्थनाएं दी गई हैं, ठीक है। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था, ठीक है। और इन लड़ाइयों में क्या होती थी, जो मवेशी होते थे वो जीत कर लाए जाते थे, ठीक है। मतलब लड़ाई हुई तो वहाँ पे उनको कुछ मवेशी मिल गए, उनको लेकर आते थे, ठीक है। कभी कभी वो क्या करते थे, ज़मीन के लिए भी जो लड़ाइयाँ होती थी वो लड़ी जाती थी, ठीक है। अब जब लड़ाइयाँ हो रही हैं तो जो चारागाह हैं, है ना, वो भी उनके हो जाएंगे। जो फसलें हैं अच्छे से तैयार हो रही है उस ज़मीन पर, वो ज़मीन भी उनकी हो जाएगी। और उनकी उसी चीज़ के लिए वो क्या करते थे, वॉर वगैरह लड़ते थे, ठीक है। और जो कुछ लड़ाइयाँ जो होती थी पानी के स्रोतों के लिए भी होती थी और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी, ठीक है। और युद्ध में जितने भी जीते गए धन है ना, उसका कुछ भाग जो सरदार होते थे वो रख लेते थे। मतलब सरदार मतलब जो उनके लीडर होते थे ना, वो क्या करते थे, वो लोग रख लेते थे। इसके अलावा कुछ हिस्सा जो है वो पुरोहित को दे दिया जाता था। और जो बचे हुए धन है ना, उसको क्या करते थे, वो आपस में बांट लेते थे, ठीक है। और थोड़े बहुत कुछ धन है, फॉर एग्जांपल अगर कोई इनको फसल मिल गई है ना, तो इसका उपयोग वो लोग यज्ञ करने के लिए किया करते थे, ठीक है। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि भाई यज्ञ में तो आहुतियाँ ही दी जाती है ना। और ये जो आहुतियाँ होती थी वो देवी देवताओं को दी जाती थी, है ना। और कभी कभी आहुतियों में घी, अनाज और उसके अलावा जानवरों की भी आहुतियाँ दी जाती थी, ठीक है। देखिए, अब मोस्टली जो युद्ध होते थे ना, उसमें कौन भाग लेते थे, पुरुष भाग लेते थे, ठीक है। और उनकी क्या पर्टिकुलर कोई सेना नहीं होती थी। जो लोग थोड़े से पावरफुल है, स्ट्रांग है, उनको लड़ाई करने के लिए भेज दिया जाया करता था, ठीक है। और जितने भी लोग हैं वो सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा भी करते थे कि कैसे हमारे जो प्लेस है, जो एरिया है, उसमें शांति रहेगी, ठीक है। और फिर वहाँ से क्या करते थे, वो लोग अपना सरदार चुनते थे। और वैसे सरदार चुनते थे जो बहादुर भी हो और कुशल योद्धा भी हो, उसको ही अपना सरदार वो चुनते थे, ठीक है। अब देखो, लोगों की विशेषता बताने वाले बहुत सारे शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो लोगों का अगर हम वर्गीकरण का बात करें कि लोगों को डिवाइड किया गया ना, तो किस चीज़ को देखकर डिवाइड किया गया, उनके काम को देखकर, उनके भाषा को देखकर, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है, ठीक है। तो ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने के लिए बहुत सारे शब्दों को देखा गया है, ठीक है। इसमें से ऐसे 2 समूह हैं जिसका वर्गीकरण जो है काम के आधार पर किया गया था पहले के टाइम पे, है ना। जैसे कि पुरोहित, जिन्हें हम कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, है ना। पुरोहित जो होते हैं तो उन लोगों को क्या संस्कृत का नॉलेज है, मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, तो इनको क्या कहा गया, ब्राह्मण
कहा जाता था। और ये ब्राह्मण क्या करते थे, तरह तरह के यज्ञ वगैरह करते थे, अनुष्ठान वगैरह करते थे। ठीक है, और दूसरा जो समूह है वो क्या था, राजा। ठीक है, तो दो वर्गीकरण किया गया था, एक था ब्राह्मण का और एक था राजाओं का। ठीक है, ये राजा वैसे नहीं थे जैसे कि हम अज्यूम करते हैं, है ना। इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ये न तो बड़ी राजधानियाँ और महलों में रहने वाले थे, न इनके पास कोई सेनाएं थी, और न ये किसी प्रकार का कर वसूल करते थे। ठीक है, और प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा जो है वो अपने आप से शासक नहीं बनता था, सबका हामी होना ज़रूरी था। ठीक है ना, पहले के टाइम पे था ना कि राजा का बेटा राजा होगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप बहादुर हैं, कुशल हैं, आप में वो गुण है, तो ही आप क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं राजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो, यहाँ पता लगाने की कोशिश करो कि राजा क्या करते थे। चलिए, तो यहाँ पे पढ़ेंगे कि राजा जो है वो क्या करते थे। ठीक है, जनता की बात करें या फिर हम पूरे समुदाय की बात करें, ठीक है, इसके लिए दो शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, एक था जन और दूसरा था विश। ठीक है, जन का मतलब आप आज भी आपको देखने को मिलता है, जन मतलब जनता, इसका उपयोग आज भी हिंदी भाषाओं में होता है। ठीक है, पर दूसरा जो शब्द है विश, जिससे वेश्या शब्द निकला, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 5th में, है ना। तो ये जो दो नाम है, इसमें हमारे पूरे समुदाय को, जो समुदाय है उसको बांटा गया। ठीक है, उनके लिए दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं। ये दो नाम जो है ऋग्वेद में मिलते हैं। ठीक है, इसलिए हमें पुरुजन या विश, भरतजन, विश या फिर यदुजन, है ना, ऐसे उल्लेख ऋग्वेद में मिले हुए हैं। ठीक है, तुम्हें इनमें से कोई नाम जाना पहचाना लगता है क्या? आप बताओ तो, कोई सा नाम जाना पहचाना है? मैंने इसमें से भरतजन सुना है, यदुजन भी सुना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आपने कौन सा सुना है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिन लोगों ने नई प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी क्या करते थे, खुद को आर्य बोलते थे, है ना। आपने सुना होगा आर्यवर्ता, आर्य राजा आ रहे हैं। तो ये आर्यवर्त का आर्य जो शब्द है उसका इस्तेमाल वो करते थे। किन के लिए किया जाता था? जो लोग प्रार्थनाओं की रचना करते थे, है ना। और जो उनके विरोधियों को वो तथा अपने विरोधियों को क्या बोलते थे? दास या तो फिर दस्यु कहते थे, है ना। दस्यु जो होते हैं, जो दास होते हैं, वो लोग थे जो यज्ञ वगैरह नहीं करते थे, है ना। और शायद हो सकता है कि इनकी भाषाएं भी अलग होगी, वो दूसरी भाषाएं बोलते होंगे, है ना। बाद के समय में दास और दासी शब्द का मतलब क्या होने लगा? गुलाम हो गया, है ना, कि ये मेरा दास है, मतलब कि मेरा गुलाम है, ये मेरी दासी है। तो बाद में इसका शब्द दासी का शब्द क्या हो गया? गुलाम हो गया। ठीक है, दास जो होते थे ना, वो स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। मतलब कहीं पे यहाँ समझ लो, यहाँ से यहाँ वॉर हो रहा है, तो फिर यहाँ के जो राजा है उन्होंने इसको अपने कब्जे में ले लिया, तो यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो उनके दास बन जाएंगे, है ना। तो युद्ध में जीते हुए लोगों को ही दास बनाया जाता था। ठीक है, और उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। बोलते हैं ना, मेरी जायदाद है, मेरा बाप का मालिक है, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसको क्या बोलते थे? मेरा बाप की जायदाद है। तो वो लोग उसको अपनी जायदाद समझते थे, है ना। जो भी काम मालिक चाहते थे वो सब उनको
करना पड़ता था, क्योंकि वो क्या थे, दास और दासीज, मतलब कि गुलाम बन चुके थे। तो जो भी राजा बोलते थे उनको करना ही पड़ता था। ठीक है। तो जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर क्या हो रहा था, अलग अलग तरह का विकास भी हो रहा था। ठीक है। और ये विकास किस प्रकार से था वो हम नीचे देखेंगे। तो खामोश प्रहरी कहानी जो है वो कहाँ किसकी है, महापाषाणों की। महा मतलब बहुत बड़ा बड़ा, और पाषाण मतलब कि पत्थर, मतलब बड़े बड़े पत्थरों का आविष्कार होने लगा। ठीक है। तो जितने भी जो शिलाखंड महापाषाण है, महापाषाण का मतलब होता है बड़ा, महा का मतलब होता है बड़ा, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है। तो ये जो महापाषाण है ना, उसको बड़े बड़े पत्थर के नाम से जानते हैं, मतलब कि महापाषाण के नाम से जाना जाता है। और ये जो पत्थर है ना, मोस्टली कहाँ पर पाए गए, जहाँ पर दफन करने की जगह थी, तो वहाँ पर उन्होंने क्या किया, लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई आदमी मर गया, ठीक है, उसको दफन कर दिया गया, तो उसके चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर देके ना उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। ठीक है। और महापाषाण में जो कब्रें बनाने की जो प्रथा है वो लगभग 300 साल पहले शुरू हुई। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ देखने को मिला, दक्कन में, दक्षिण भारत में, उत्तरी पूर्व भारत में, कश्मीर में ये चीज़ें प्रचलित थी। ठीक है। कुछ जो महापाषाण ज़मीन के ऊपर भी दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण ज़मीन के भीतर भी होते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम दिया है, फॉर एग्जांपल देखो ये किसी की कब्र है, और इसके देखो कितना पत्थर से उसको सेफ्टी प्रोवाइड किया गया है, और उसके बाद वापस से एकदम बड़े बड़े पत्थर से उसको क्या प्रोवाइड किया गया है, सेफ्टी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो जितने भी बहुत सारे ऐसे पुरातत्व विदों वाले हैं, ठीक है, को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। बहुत जगह पे ऐसा गोलाकार सजाया हुआ पत्थर उनको मिलता है। ठीक है। और कई बार ना अकेला खड़ा हुआ पत्थर भी मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है कि ज़मीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ठीक है। तो उनको कहीं पर भी ऐसा राउंड शेप में मिला। जब उन्होंने खुदाई की तो उनको समझ में आया कि ये तो किसी को बॉडी को दफन किया गया है और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है। तो जब भी उनको ऐसा कुछ राउंड शेप में पत्थर से सेफ्टी प्रोवाइड किया हुआ कुछ मिलता था, तुरंत वो क्या अज्यूम करते थे कि भाई ये कब्र ही है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों को बहुत सारे अलग अलग प्रकार के काम करने पड़ते थे। ठीक है। यहाँ पे कुछ कार्यों की सूची बनाई गई है, जैसे कि गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुओं को दफनाना। ठीक है। ये सारी क्या है, कब्रों की कुछ समानताएं हैं, समानताएं। ठीक है। चलिए, मृतकों को क्या करते थे, खास करके ना किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले और लाल मिट्टी के बर्तनों के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो जो भी लाश मतलब कि जब वो ज़मीन में डालते थे तो मिट्टी के बर्तनों के साथ उनको दफनाया जाता था। इनका मानना क्या था, ठीक है। और लाश के साथ ना कभी कभी लोहे के औजार भी मिले हुए हैं, हथियार भी मिले हुए हैं, घोड़ों के कंकाल भी मिले हुए हैं, और बहुत सारे सामान भी मिले हुए हैं, पत्थर भी मिले हैं, और सोने के गहने भी मिले हुए हैं। ये सारी चीज़ें आखिर क्या दर्शाती है, तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि इनका मानना ये था कि मरने के बाद इंसान को तो भूख लगेगा, तो भूख लगेगा तो फिर वो खाएगा कैसे। चलो, तो ये बॉडी दफन कर दी गई है, इसके साथ हम मटका रख देते हैं पानी पीने के लिए, एक हॉर्स रख देते हैं, भूख लगेगा तो हॉर्स को खा लेगा। ठीक है। हथियार वगैरह भी रख देते हैं कि कोई दुश्मन वगैरह आ गया तो उसको मार वार देंगे। ठीक है। यहाँ पर देखो
कब्रों से मिला हुआ सामान है। यहाँ पे देखो, ये चीज़ है, ये है और ये है। ये सारी चीज़ें कहाँ पे मिली है? कब्र से पाप प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। ठीक है, जो असमानताएं हैं ना हमारे यहाँ पे, उसको पता करना है। ठीक है, तो जो पुरातत्व वाले हैं वो मानते हैं कि कंकाल के साथ जो भी चीज़ें पाई गई हैं ना, वो मरे हुए व्यक्ति की ही रही होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी के अंदर ये बॉडी मिली और उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली, तो ये लोग क्या मानते हैं कि ये इसका ही होगा। ठीक है, इसलिए उसको उसके साथ में दफन कर दिया गया है। कभी कभी एक कब्र की तुलना की जाए, अगर कंपैरिजन की जाए, तो दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। ठीक है, किसी में कम चीज़ें, किसी किसी के कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिली हैं। तो इससे क्या ये लोग अज्यूम करते हैं, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ कंकाल है, उसमें सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। तो मुझे ये बताओ कि इससे क्या समझ में आएगा? जो आर्कियोलॉजिस्ट है या जो पुरातत्व वाले हैं वो क्या समझेंगे इससे? तो ये लोग ये समझेंगे कि यहाँ पर क्या हुआ है, असमानताएं हैं। कैसे? क्योंकि एक के जो बॉडी है, कब्र है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, मतलब कि वो क्या होगा, अमीर घर से होगा। शायद हो सकता है कि ये अमीर घर से है, इसलिए उसमें बहुत सारे सोने की चीज़ें मिली हैं। जो दूसरा वाला है, हो सकता है कि वो गरीब घर का हो, है ना, इसलिए उसके साथ सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही मिले हैं। तो ऐसे भेदभाव देखने को मिलती थी। तो ऐसा जो पुरातत्व वाले हैं उन्होंने दिमाग लगाया है, अज्यूम किया है कि ये असमानताएं हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? मतलब कि कुछ कुछ कब्र अपने फैमिली, मतलब जो जनरेशन वाइज होता है, उनके लिए ही थी क्या? चलिए देख लेते हैं। तो कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ठीक है, और वो यह दर्शाता है कि हो सकता है शायद वो एक ही परिवार के लोगों के हो, क्योंकि उनको एक ही स्थान पर दर्शाया गया है, पर हो सकता है कि जो उनका समय हो वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक बॉडी दफन कर दी, फिर इसके बाद कुछ 2-3 साल के बाद वापस से इसी प्लेस पे वापस एक बॉडी दफन कर दी, फिर 3-4 साल के बाद वापस उसी प्लेस पे एक और बॉडी दफन कर दी। तो हो सकता है कि ये जो कब्र है ये किसी परिवार वालों के लिए ही होगी, कि उनकी फैमिली से जो मरेंगे उनको यहीं पर दफन किया जाएगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। बाद में मरने वाले जो लोगों का पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान में गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। तो हो सकता है ऐसा ये लोग मानते थे कि मरने के बाद मतलब इसको ऐसा कर दिया गया, फिर ऐसा बाउंड्री बना दी गई ताकि पता चले कि जो चट्टान है ना, चिन्ह का काम करता था। किसका काम करता है? चिन्ह का, कि मैंने ऐसा ऐसा राउंड शेप में पत्थर से बाउंड्री बनाई है, ये वाला मेरे फैमिली का है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, इसी में बार बार आकर बॉडी को दफन करते थे। तो हो सकता है कि ये चिन्ह का काम करता हो। ठीक है, ताकि वो दोबारा अपने आवश्यकता अनुसार आकर वहाँ पर दूसरी लाश को दफन कर सके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है परिवार वाले में कि एक ही कब्र में बार बार लाश को दफन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र की हम बात करते हैं। कहाँ है, कौन से गांव की बात कर रहे हैं हम? इनाम गांव। ठीक है, तो ये भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। ठीक है, उसमें 3600 और से लेकर 2700 साल पहले लोग रहते थे। कहाँ पर? इनाम गांव में। ठीक है, वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। ठीक है, जो लोग वयस्क हैं ना, उनको सीधा लेटाकर कब्र में दफनाया जाता था, और उनका जो सिर होता था
वो उत्तर की ओर होता था। मोस्टली जो अगर किसी की डेथ हो जाती है, किसी को जलाना होता है, तो उसका सर दक्षिण में होता है ना। बट इसमें क्या है, उनका सर उत्तर में वह रखते थे और कई बार उन्हें घर के अंदर भी दफनाया गया था। ठीक है, दफनाया जाता था पहले के टाइम पे, घर के अंदर भी दफनाया जाता था। ठीक है, और बहुत सारे जिसमें खाना पानी है ना, ये सब भी शव के पास में रख दिया जाया करता था। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया था। ठीक है, सोचो 5 कमरा है उसके पास, और 5 कमरे के में एक कमरा है और उसमें उसको दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़ों घरों में से एक था। ठीक है, इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और शव के पैर मुड़े हुए थे। समझ रहे हो आप? ठीक है, इसमें फ़ोटो भी शायद से दिया हुआ गया होगा, नहीं दिया है। शव का पैर जो है ना मुड़ा हुआ था, नहीं दिया है, पर है पहले वाली बुक में दिया हुआ था। चलिए, तो इसमें क्या है कि 5 कमरे हैं और मुझे 5 कमरे में से उन्होंने मतलब रहने के लिए भी घर बनाया है, स्टोर जो अनाज वगैरह है वो स्टोर करने के लिए भी उन्होंने घर बनाया है, और कोई मर गया तो अंदर ही अंदर दफनाने की भी बंदोबस्त की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाशें मिली हैं उनका पैर जो है वो मुड़े हुए मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसके बाद चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। क्या बताते हैं कंकालों का अध्ययन? जब कंकाल के बारे में पढ़ेंगे ना, कंकाल का जब कोई भी अध्ययन करता है तो कैसे पता चलेगा कि ये फीमेल का है कि मेल का है, किसी बच्चे का है, किसी बूढ़े का है ना। तो देखो, छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को तो आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि उसका जो बॉडी है, छोटा बच्चा है तो उसके जो बोन्स होंगे वो भी तो स्मॉल होंगे ना, तो उससे समझ में आता है कि यह बच्चे का कंकाल है। लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में कोई बड़ा फ़र्क नहीं होता है ना, लड़का और लड़की के कंकाल में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, कंकाल जो है किसी पुरुष का है या स्त्री का, उसको हम पता कैसे लगाएंगे? चलिए देखते हैं। तो कभी कभी जो है ना, लोग कंकाल के साथ में बहुत सारे सामानों को देखकर अंदाज़ा लगाते थे। ठीक है, कि ये लड़का का हो सकता है या लड़की का। उदाहरण की अगर हम बात करें, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता था कि भाई ज्वेलरीज वगैरह मिले हैं, मतलब लेडीज़ को दफनाया गया होगा यहाँ पे। ठीक है, पर ये भी एक क्वेश्चन यहाँ पे है, ये भी एक समस्या है कि अक्सर पुरुष भी तो आभूषण पहनते थे उस टाइम पे, है ना। तो फिर हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि ये एक लड़की का ही कंकाल हो सकता है। तो कंकाल की लिंग पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उसकी हड्डियों की जांच करना, क्योंकि महिलाएं जो होती है ना, जो बच्चों को जन्म देती है, तो इसका जो कटी प्रदेश है या जो कुल्हा बोलते हैं, वो पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म देती है, उनका जो कमर वाला हिस्सा है ना, वो कमरा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो उससे पहचान सकते हैं कि ये महिला है या जेंट्स का कंकाल है। ठीक है, आज से लगभग 2000 साल पहले हम बात करें तो चरक नाम के प्रसिद्ध वेद हुआ करते थे। ठीक है, और उन्होंने चरक संहिता नाम की किताब लिखी है। ये आया भी था वो सीरत के एग्ज़ाम में कि चरक संहिता नाम की किताब किसने लिखी है, तो एक प्रसिद्ध वेद हैं जिनका नाम ही था चरक, तो उन्होंने लिखा है। ठीक है, और वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं और यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत हड्डियों को जोड़कर कार्टिलेज को भी जोड़कर ये संख्या बताई होगी। तो अभी जो हम पढ़ते हैं उसमें टोटल कितनी हड्डियां हैं? 206 हड्डियां हैं। पर हो सकता है कि जो चरण है ना, उन्होंने क्या किया होगा, चरक जो हैं उन्होंने क्या किया होगा, हमारे दांत वगैरह के हड्डियों को भी जोड़कर बताया होगा कि टोटल 306 हड्डियाँ हैं। चलिए लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो ईमान गांव के लोग जो हैं वो क्या काम धंधा करते थे? तो ईमान गांव में जो
पुरातत्व वाले हैं ना, उनको क्या क्या मिला है, गेहूं के बीज मिले हैं, जौ के बीज, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल, ये सब के बीज मिले हुए हैं। और बहुत सारे जानवरों की हड्डियां भी मिली हुई हैं, ठीक है। और बहुत सारे हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे, ठीक है। गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा, मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बैर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्रित की जाती होगी खाने के लिए। तो ये यहाँ के लोगों का काम था, गेहूँ चावल को बोना वगैरह, उनको खाना, जानवरों को खाना, उनको पालना और पाल के उनको खाते होंगे, ठीक है। ये सारे जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं और जामुन वगैरह को भी इकट्ठा करके वो खाते होंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म हो गया है। देखिए ये जो है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैच द फॉलोइंग जो है हमेशा एग्ज़ाम्स में आते ही हैं, ठीक है। चलिए बताइए कि सूक्त मतलब क्या होता है, बताइए। रथ मतलब क्या होता है, जो रथ होता है वो युद्ध में प्रयोग किया जाता था, है ना, ठीक है। नेक्स्ट, यज्ञ की अगर हम बात करें, यज्ञ मतलब होता है अनुष्ठान करना। जो दास होते हैं वो क्या करते हैं, दास जो होते हैं वो गुलाम होते हैं, है ना। महापाषाण का मतलब क्या होता है, सजाए गए पत्थर, है ना। तो सूक्त मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से बोला गया। तो आप इस तरीके से जो सुमेल कीजिए आता है, जो मैचिंग आता है वो आप कर सकते हैं। जो आपको आता है सबसे पहले उसका मिलान करो। जैसे कि दास का पता था हमको गुलाम, है ना। यज्ञ का मतलब पता है हमको अनुष्ठान। महापाषाण का मतलब होता है सजाए गए पत्थर। तो इसके बाद हमको नेक्स्ट जो आंसर है ना अपने आप ही मिल जाएगा। रथ का मतलब क्या होता है, युद्ध में उसको प्रयोग किया जाता था। तो सूक्त का आंसर हमको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, है ना। चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में लेसन नंबर 5 हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।